आज इस वीडियो में हम एक नए महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो है मात्रिक गण। आपको इस चैनल पर मैंने वर्णिक गणों के बारे में बताया है। यह गण, मगण, इस तरह के जो वर्णिक गण हैं और भी हैं, कुल मिलाकर 8 वर्णिक गण होते हैं। यगण, मगण, तगण, जगण, सगण, भगण, रगण इत्यादि। तो इस तरह के वर्णिक गणों के बारे में हमने चर्चा की है। आज हम लोग बात करेंगे कि मात्रिक गण क्या होते हैं। मात्रिक गण भी होते हैं, ज़्यादा लोग इनके बारे में नहीं जानते, तो इसलिए हम लोग आज इस विषय पर कुछ समझने समझाने की कोशिश करेंगे कि मात्रिक गण क्या होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे वर्णिक गण वर्णों के आधार पर बनते हैं ना, मात्रिक गण मात्राओं के आधार पर बनते हैं। हमको पता है कि मात्राएं दो तरह की होती है। एक लघु मात्रा, जिसको 1 से डिनोट करते हैं, या फिर खड़ी पंक्ति से। आप इसको 1 मानिए, नंबर वाला मानिए, या फिर इसको आप खड़ी पंक्ति से भी डिनोट कर सकते हैं। ये आपका हो गया लघु मात्रा, ये आपकी लघु मात्रा हो गई। ठीक है। दूसरी जो होती है वो गुरु मात्रा होती है, उसको हम लोग 2 से डिनोट करते हैं, या फिर इस तरह के साइन से डिनोट किया जाता है। या तो आप उसको 2 भी लिख सकते हैं, या चाहे तो आप उसको एस से भी, एस नहीं है ये, एस जैसा साइन है, इससे डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया आपका दीर्घ मात्रा। तो लघु और दीर्घ, ये 2 मात्राएं हम लोग जानते हैं। इसी आधार पर मात्रिक गणों का निर्माण होता है। देखिए, लघु मात्रा तो बस एक होती है, लघु मात्रा बस एक ही होती है, इसलिए इसको हम लोग लघु ही कहते हैं, लघु मात्रा ही कहते हैं। जब 2 मात्राओं की बात आएगी तो इसको हम लोग कहेंगे णगण। णगण क्या कहेंगे? णगण। ये टवर्गी न है, आप लोग इसका उच्चारण समझ रहे होंगे। 3 मात्राओं का जो मात्रिक गण बनता है उसको हम लोग कहते हैं ढगण। ठीक है। 4 मात्राओं का जो मात्रिक गण बनता है उसको हम लोग कहते हैं डगण। इस तरह से इसके नाम। 5 मात्राओं के मात्रिक गण को हम कहेंगे ठगण, और 6 मात्राओं के मात्रिक गण को कहेंगे टगण। आप लोग नाम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। टगण, ठगण, डगण, ढगण, नगण, ये कुल 5 मात्रिक गण होते हैं, 2 से लेकर 6 मात्राओं तक के। एक मात्रा को तो हम लोग लघु मात्रा ही कहेंगे। अब इन 5 मात्रिक गणों के रूप क्या क्या हैं, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। आइए सबसे पहले बात करते हैं नगण की, जो कि 2 मात्राओं का मात्रिक गण है। इसके 2 रूप हो सकते हैं। या तो हम एक गुरु लिख देंगे, एक गुरु मात्रा लिखेंगे, वो भी नगण के अंतर्गत आएगी, या फिर हम 2 लघु मात्राएं लिखेंगे, वो भी नगण के ही अंतर्गत आएगी। तो इसके यही 2 रूप होते हैं। इन 2 रूपों के अलग अलग नाम भी हैं। जैसे इस 2 लघु वाला जो इसका रूप है, हम इसको कहते हैं सुप्रिय। इस गुरु वर्ण वाला, गुरु मात्रा वाला जो इसका रूप है, इस गुरु मात्रा वाले को हम कहेंगे, इस गुरु मात्रा वाले रूप को हम कहेंगे हार, कुंडल इत्यादि इसके नाम हैं। नुपुर इत्यादि इसके नाम हैं। इस रूप का उदाहरण आप ले सकते हैं कोई भी ऐसा शब्द जो 2 लघुओं से बना हुआ हो, जैसे कर, भर इत्यादि। इसका उदाहरण 2 लघु इसमें आ रहा है ना। इसका उदाहरण आप कोई भी ऐसा शब्द ले लीजिए जो कि एक गुरु मात्रा को डिनोट कर रहा हो, जैसे पी, जी इत्यादि।
ये इसको डिनोट कर रहा है, गुरु मात्रा को। अब देखिए इन मात्राओं का उपयोग क्या होता है, क्योंकि यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप सभी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये नगण, टगण, मगन, ढगण क्या हो रहा है इस वीडियो में। देखिए इसका उपयोग क्या है, ये सब छंदों की बेसिक बातें हैं। अगर आप अच्छी तरह से छंद लेखन सीखना चाहते हैं तो आपको इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसका उपयोग ये है, इन मात्रिक गणों का वही उपयोग है जो आप वर्णिक गणों का उपयोग करते हैं। जैसे छंदों का जब स्ट्रक्चर समझाया जाता है, वर्णिक वृत्तों का, वर्ण वृत्तों का जब स्ट्रक्चर समझाया जाता है, उसका शिल्प समझाया जाता है, कहा जाता है ना कि भुजंग प्रयात छंद 8 यगण से बनता है, 4 यगण की आवृत्ति, महाभुजंग प्रयात 8 यगण की आवृत्ति से बनता है, भुजंग प्रयात छंद 4 यगणों की आवृत्ति से बनता है। तो हम लोग स्ट्रक्चर समझाते हैं ना कि भुजंग प्रयात में 4 यगण लिखिएगा, महाभुजंग प्रयात में 8 यगण लिखिएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर समझाने में उसका वर्णिक गणों का उपयोग होता है। इसके अलावा कोई भी पंक्ति को अगर हम वर्णों के आधार पर मापना चाहें तो उसमें वर्णिक गणों का उपयोग होता है। मात्रिक गणों का उपयोग भी इसी तरह से होता है, मात्रिक छंदों में स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, है ना। जैसे दोहे के अंत में हम लोग कहते हैं कि ताल का प्रयोग होगा, कहते हैं ना कि दोहे का जो पदांत है, दूसरे और चौथे चरण का अंत जिसको हम दोहे का पदांत कहते हैं, दूसरा चरण का जो अंत होता है और चौथे चरण का जो अंत होता है, तो हम लोग उसको पदांत कहते हैं। तो पदांत में आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि दोहे के पदांत में ताल का प्रयोग होगा। तो ये ताल क्या है, मातृगण ही है। ताल का मतलब होता है 2 1, इसका नाम है ताल। ये 3 मात्राओं का मातृगण है। अभी मैं इसके बाद इसी पर आ रहा हूँ। तो ये है इसका उपयोग। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए 3 मात्राओं का मातृगण जिसको हम लोग कहते हैं ढगण, इसके ये 3 रूप हो सकते हैं। या तो आप 3 लघु लिखिए, या फिर गुरु लघु लिखिए, या लघु गुरु लिखिए। इसके अलावा चौथा कोई रूप इसमें संभव नहीं है, क्योंकि अगर इन तीनों रूपों में से किसी में भी आपने कोई मात्रा हटाई या लगाई तो 3 से अधिक या कम मात्राएं हो जाएंगी और वो फिर किसी नए गण में चला जाएगा। तो ये इसके 3 रूप होते हैं, ठीक है। यही होता है आपका ताल, जिसकी मैंने अभी बात की। आपने दोहे का स्ट्रक्चर जहाँ कहीं भी पढ़ा होगा, चाहे मैंने भी अपने वीडियो पर जो चर्चा की है उसमें बताया है कि दोहे का पदांत ताल से होता है। ताल का मतलब है 2 1, गुरु लघु मात्रा क्रम। ऐसा आप जहाँ कहीं भी पढ़ें, जिस छंद में भी आपको ताल का प्रयोग करने के लिए कहा जाए, जहाँ पर भी, तो आप समझ जाइए कि उस छंद के जिस चरण में आपको ताल का प्रयोग करने के लिए बताया जाए तो आप समझ जाइए कि मात्रा क्रम 2 1 वहाँ हमको रखना है। एक गुरु मात्रा और एक लघु मात्रा, उसके जस्ट बाद गुरु और लघु रखना है। तो यही इस मात्रिक गणों का यही उपयोग होता है, जैसे कि वर्णिक गणों का होता है। ताल का उदाहरण देखिए, राम, भोर इत्यादि। इसको कहा जाता है वलय। इसका नाम है वलय। अगर कहीं पर आपको छंद में कहा जाए कि आपको वलय का प्रयोग करना है तो आप समझ जाइए कि 3 लघु मात्राओं का क्रम वहाँ चलेगा। वलय का उदाहरण क्या हो गया, नगर, डगर इत्यादि जैसे शब्द जिसमें 3 लघु आ रहे हैं। इसको कहा जाता है लघु गुरु वाला जो क्रम है, इसका नाम होता है ध्वजा। ध्वजा का उदाहरण सुनो, करो इत्यादि। इस तरह कोई भी शब्द। इनके और भी नाम हैं, जैसे आप ताल को पौन, नंद, ग्वाल इत्यादि नाम से भी बुला सकते हैं। ध्वजा को आप रसवास भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका ढगण, ठीक है। अब देखिए डगण। देखिए 4 मात्राओं का गण होता है, 4 मात्राओं का मातृगण है ये, जिसका नाम है डगण। इसके ये 5 प्रकार हो सकते हैं। 5 में से कोई भी प्रकार आप ले सकते हैं, या फिर इसकी ये 5 प्रकार होते हैं।
या तो अब 2 गुरु लिखिए, वो भी 4 मात्राओं में। लघु लघु गुरु लिखिए, वो भी 4 मात्राओं का है। लघु गुरु लघु लिखिए, ये भी 4 मात्राओं का है। गुरु लघु लघु लिखिए, ये भी 4 मात्राओं का है। या फिर आप 4 लघु ही लिख दीजिए, ये भी 4 मात्राओं का है। इसको कहा जाता है, इस रूप को कहा जाता है कर्ण। ये है करतल, ये है मुरारी या पयोध, ये है वसुचरण, ये है विप्र या द्विज। ये इनके नाम हैं। चूँकि मैं इनका बेसिक बता चुका हूँ इसलिए बोर्ड पर यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को देखने में परेशानी होगी। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसका उदाहरण रामा लिख सकते हैं। इसका उदाहरण कमला लिख सकते हैं। इसका उदाहरण मुकुंद लिख सकते हैं। ये मोहन इसका उदाहरण हो गया। ये गिरधर इसका उदाहरण हो गया। तो इस तरह से आपका ये डगण होता है। अब देखिए ठगण, जो कि 5 मात्राओं का गण होता है। इसके ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 रूप हो सकते हैं। 8 प्रकार इसके हो सकते हैं। या तो आप 1 लघु और 2 गुरु मात्राएं रखिए, या फिर गुरु लघु गुरु का क्रम रखिए, या फिर लघु 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 गुरु का क्रम रखिए, या फिर इनमें से कोई भी प्रकार रखिए। इनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस प्रकार को कहा जाता है इंद्रासन। इसको हम कहते हैं वीर। इसको हम कहते हैं चाप। इसको हम कहते हैं हीर। इसको हम कहते हैं शेषर। इसको हम कहते हैं कुसुम। इसको हम कहते हैं अहिगण। इसको हम कहते हैं पापगण। ये इनके नाम हैं। इनका उदाहरण आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप इसी का लिखिए 2 1 2 राजमा, वो जो राजमा चावल बनता है ना, तो इसका उदाहरण हो गया। ये 1 2 2 हमारा। तो इस तरह के शब्द इसके उदाहरण हो गए। आइए अब 6 मात्राओं वाला गण देखते हैं। अब देखिए टगण, जो कि 6 मात्राओं का गण है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर इसके सभी प्रकार देख रहे हैं। इसके कुल ये 13 प्रकार होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये 13 प्रकार से टगण को लिखा जा सकता है। इसलिए मैंने 2 मात्राओं के गण से शुरू किया और तब 6 मात्राओं पर आया हूँ। क्योंकि अगर मैं सबसे पहले आपको यही बता देता तो आप इसके इन प्रकारों को देखकर बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते कि इसके ये प्रकार बन कैसे रहे हैं। अब आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। जो 5 मात्रिक गण होते हैं उनमें ये 5वां गण है टगण। अब देखिए मैं आपको इसके इन सभी प्रकारों के नाम बता रहा हूँ। इस पहले प्रकार का नाम है हर, दूसरे प्रकार का नाम है शशि, तीसरे प्रकार का नाम है सूर्य, चौथे प्रकार का नाम है शक्र, इसका नाम है शेष, इसका नाम है अहि, इसका नाम है कमल, इसका नाम है घाता, इसका नाम है कली, इसका नाम है चंद्र, इसका नाम है ध्रुव, इसका नाम है धर्म, इसका नाम है शाली। तो ये आप इन 13 प्रकारों के ये हो गए नाम। आप इसको धीरे धीरे प्रयास से याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने मात्रिक गणों के 5 प्रकारों के बारे में बात की। कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि मात्रिक गणों का उपयोग इसलिए सीमित हो गया है क्योंकि इनमें अस्पष्टता होती है। जैसे ढगण, ये जो ढगण है, ढगण कहने से इसके इन 3 रूपों का बोध होता है। तो उनका मानना है कि ढगण कहने से हम 2 1 भी मान सकते हैं, 1 2 भी मान सकते हैं, या फिर 1 1 1 भी मान सकते हैं। तो इससे स्पष्ट नहीं होगा कि ढगण कहने पर कौन सा ढगण का कौन सा प्रकार। इसलिए मात्रिक गण कम उपयोग होते हैं, जबकि उनका ये तर्क गलत है। क्यों गलत है? कि जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में हर मात्रिक गण के जितने भी भेद हैं उन सभी भेदों का अलग अलग नाम बताया है। स्पष्ट है, ये ताल है, ये ध्वजा है और ये वलय है। तो जब हम ताल शब्द का उपयोग कर ही दे रहे हैं तो इसमें कन्फ्यूजन कहाँ है? ताल से सिर्फ यही होगा, ताल का मतलब ये थोड़े हो जाएगा, ये थोड़े हो जाएगा। हम जब वलय कहेंगे तो वलय का मतलब तो बस यही होगा
ये या फिर ये तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मातृगणों में किसी प्रकार का कोई अस्पष्ट जैसा गुण है। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप जब छंदों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में जो बातचीत होगी तो आप मातृगणों का ये नाम लेंगे या नहीं लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हमने मातृगणों के बारे में जो बात की है, अगले वीडियो में किसी नए विषय पर बात होगी।